आनंद। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज से थम रहा है। अब जनता की बारी है। अब 15 अक्टूबर को जनता अपनी कीमती वोट का इस्तेमाल करके नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी और नतीजा भी दिवाली से पहले 19 अक्टूबर को आ जाएगा। लेकिन 2014 का सियासी रण दोनों ही राज्यों में इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है कि बरसों तक एक दूसरे का साथ देने वाली तमाम पार्टियां इस बार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। ऐसे में बीच बहस का ये बड़ा सवाल है कि आखिर टूटे गठबंधनों के बीच किसका सपना होगा पूरा और किसे हार के साथ चुकानी पड़ेगी दोस्ती तोड़ने की कीमत। महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता को लुभाने वाले नेताओं के वादों और नारों का शोर थम चुका है। 15 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब जनता की बारी है। फैसला जनता करेगी कि महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 सीटों के लिए वो किसके वादों पर करेगी भरोसा और किसके सपने को करेगी चकनाचूर। महाराष्ट्र और हरियाणा की लड़ाई इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में सभी गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में। हरियाणा में हजका और बीजेपी का गठबंधन टूटा तो महाराष्ट्र में 25 साल पुरानी शिवसेना बीजेपी की दोस्ती टूटी। वहीं इस बार 15 साल पुराना कांग्रेस एनसीपी गठजोड़ भी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि टूटे गठबंधन के बीच आखिर किसका सपना पूरा होगा। दोनों ही राज्यों में पार्टियों की स्थिति पर नजर डालें तो सभी दलों में बीजेपी फिलहाल मजबूत दिख रही है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत ये भी है कि दोनों ही राज्यों में उसके पास मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अपना कोई चेहरा नहीं है। इसलिए पार्टी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करके उनकी धुआंधार रैलियां करवाई। ऐसे में ये सवाल भी बड़ा है कि क्या मोदी की सुनामी के सहारे लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने वाली बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी मोदी के आसरे ही जीत का ताज पहनेगी। क्या महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता विधानसभा चुनाव में भी मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत पुराना गाना है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। खैर जिंदगी का एतबार क्या होता है, लेकिन जनता किस पर एतबार करेगी, चाहे वो हरियाणा हो महाराष्ट्र हो, ये बड़ा सवाल है। और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ लोगों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ेंगी। जयपाल भट्ट जी जुड़ेंगे हमारे साथ जनचेतना पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। सुधांशु मित्तल जी ये बताएं हमें कि जिस तरह से मोदी जी ने करीब करीब 25 के करीब महाराष्ट्र में रैली की, हरियाणा में भी इतनी सारी रैलियां की, उसके बाद जो एक पुश होता है, आज तक ऐतिहासिक तरीके से पीएम ने कभी इतना प्रचार विधानसभा चुनावों में नहीं किया है। वो तो बीजेपी को अब मिल गया है ना। दोस्त भले ना हो लेकिन ऐसा पीएम है जो जिता ही देगा। ऐसे दोनों राज्यों की स्थिति यह है कि वहां पे भीषण एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जा सके वो थी। 15 साल का कुशासन महाराष्ट्र में और 10 साल का कुशासन हरियाणा में। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोग विकल्प तलाश रहे थे। और आज विश्वसनीयता की दृष्टि से और नेतृत्व भरोसे की दृष्टि से मोदी जी से ज्यादा कोई लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान की जनता के लिए नहीं है। अच्छा, जब चुनाव में जाते तो स्वाभाविक है कि आप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो वो हम लोगों ने करा है। जनता का विश्वास हमें मिलेगा इसके ना केवल नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो हरियाणा की राज्य इकाई हो या महाराष्ट्र की, बेस्ट फुट फॉरवर्ड वहां के लिए भी मोदी जी ही हैं। देखिए, विश्वसनीयता जो होती है वो नेतृत्व की, विचार की और आदर्श की, तीनों को मिला के एक जो है
एक लेकिन बीजेपी तो ये कहती थी कि चेहरे का बहुत फर्क होता है। आप कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि हाथ दिखाती है, चेहरा नहीं। इस बार महाराष्ट्र और हरियाणा में आपने चेहरा क्यों नहीं दिखाया? हर जगह मोदी जी का चेहरा क्यों है? आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाती हूँ। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। 15 साल से हम लोग विपक्ष में थे वहां पे। गोपीनाथ मुंडे जी का महाराष्ट्र में अचानक निधन होने से एक रिक्त नेतृत्व के मामले में एक रिक्त स्थान हो गया। लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास कुशल नेतृत्व नहीं है। बहुत अच्छा नेतृत्व है महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी। और अब जो है जीतने के बाद वहां के विधायक तय करेंगे कि किसको वहां का ताज पहनाया जाएगा और कौन वहां के लोगों की सेवा करेगा। लेकिन राजनीतिक दल और संगठन के प्रति लोगों में पूर्ण विश्वास है, लोगों में आस्था है कि इस बार भाजपा जो है। अच्छा सुधांशु मित्तल जी, कुछ क्षणों के लिए आपको रोक देती हूँ, मैं प्रियंका के पास चलती हूँ। प्रियंका, आप पर तो अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि आपने तो सोनिया जी और राहुल जी को मैदान में भी बहुत लेट से उतारा, क्योंकि आपकी पार्टी एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, जानती थी कि हारने वाले हैं, तो हथियार पहले से ही डाल दिए। ये आरोप लग रहे हैं आप? नहीं, काफी हंसी आ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई लीडर नहीं है। एक नरेंद्र मोदी भाजपा बने बैठे हैं, भाजपा नरेंद्र मोदी हो गए हैं। तो अगर वो उसकी तुलना हमारी पार्टी की लीडरशिप से करें, कि हमारे स्टेट लीडर्स अगर देखें तो हम काफी उसमें सक्षम हैं। हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के अंडर में हम लोग महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं और हुड्डा जी के अंडर में हम हरियाणा में लड़ रहे हैं। अब मैं सुधांशु जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहूंगी, उन्होंने कहा और उनके अंडर जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। पूछूंगी क्या हाईएस्ट स्टेट है हरियाणा? नहीं, हाँ, पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है हरियाणा में। अगर हम जीडीपी की बात करें, हम गुजरात से आगे हैं। महाराष्ट्र में नंबर 1 है एफडीआई में, हरियाणा नंबर 3 है एफडीआई में। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखें, आगे हैं। अगर हरियाणा के फार्मर्स को भी देखें, उनकी भी पर कैपिटा इनकम हाई है, उनकी लैंड की कीमत हाई है। तो आप किससे कंपैरिजन करें, किसको कुछ शासन आप कहेंगे? नरेंद्र मोदी की जो बातों को अगर आप कहेंगे कि उनके बेसिस पे लोग विजन को देकर वोट करें, नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहले वही जवाब दिया कि हमारी लीडरशिप काफी सक्षम है दोनों स्टेट्स में। कि अगर ऐसा होता है कि आज अगर नरेंद्र मोदी सब जगह जाकर प्रचार करें, पाकिस्तान में कुछ भी चल रहा हो, चाइना में चल रहा हो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, अमेरिका घूमकर आ रहे हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से गायब हैं, वो चलता है, पर सोनिया जी और राहुल जी इन शहरों में नहीं आए प्रचार करने। अच्छा, ये तो वो कंपैरिजन करना बहुत ही गलत होगा। ये सुधांशु जी वैसे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी बीजेपी के लीडर सीधा बोला, प्रियंका ने फिर वही आरोप लगाया है कि आपके पास एक चेहरा है मोदी जी का, और हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ने वाले थे, अभी जुड़े नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जहन में भी यही सवाल होता कि कम से कम कल से तो पीएमओ खुल जाएगा ना। आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं जसबीर जी के पास जाती हूँ। पहली बात, अभी प्रियंका जी मुझे हरियाणा की उपलब्धियां गिना रही थी, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे। हाँ, हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन उन बातों में नहीं जिनमें ये कह रही हैं। वो नंबर 1 है भ्रष्टाचार में। हरियाणा का भ्रष्टाचार जो है उसने सब सीमाओं को तोड़ दिया है। हाँ, वो नंबर 1 है रॉबर्ट वड्रा के लिए काम करने में। जमीनी घोटाले और उसमें हेन टेन प्रकरण करके। सुधांशु जी, ये मुद्दा तो आपका राम मंदिर जैसा मुद्दा बन गया है। कभी मंदिर बनाएंगे नहीं, पर लोगों से वोट मांगते रहेंगे। कुछ सभ्यता से, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है, सभ्यता रखे। सुप्रीम कोर्ट आप एक भद्र महिला हैं, करप्शन के मामले में जी, आप एक बहुत भद्र महिला हैं। आपसे मैं सभ्यता की उम्मीद करता हूँ, और आप उसको मुद्दा बनाए बैठे हैं। आपसे मैं सभ्यता की उम्मीद रखता हूँ। आपको कहूंगी, आपसे मैं सभ्यता की उम्मीद रखता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सभ्यता की उम्मीद रखता हूँ। मुद्दे को लेकर क्या आपसे भी मैं सभ्यता की उम्मीद छोड़ दूं? प्रियंका जी, मैं आपसे भी सभ्यता की उम्मीद छोड़ दूं क्या? आपको मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपको बहुत भद्र महिला और बहुत सभ्य महिला मानता हूं। आप भी किस तरह करने लगी? मैं अपनी बात रखता हूं, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। जब आप बोलिए, मैं कभी बीच में नहीं करता। जब टिप्पणी करेंगे तो दुख होता है। इससे मुझे बोलने नहीं दीजिए। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद जो आपको बोलना बोलिए ना। ऐसा है, जनता देख रही है, हिंदुस्तान देख रहा है, वो आपकी बात भी सुन रही है, मेरी बात भी सुन रही है। हम अपनी बात रखते हैं, लोग फैसला करेंगे। कम से कम एक दूसरे को बात रखने का तो हक देना हम लोग। अच्छा, ठीक है। मेरा कहना है कि ये जो है नंबर 1 की लड़ाई किस चीज की है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है, हम इसमें जसबीर जी को लाना चाहेंगे यहाँ पर। सुधांशु जी,
क्योंकि मोदी जी लगातार कहते हैं, वो हरियाणा में होते हैं, कहते हैं मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, बहुत नजदीक हूं, हरियाणा को नंबर 1 बना दूंगा। महाराष्ट्र में जाके कहते हैं महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाना है। तो अगर प्रधानमंत्री हैं देश के, तो राज्य में किसी की भी सरकार हो, हर राज्य को नंबर बनाना उनका दायित्व है, उनका काम है। उसमें क्या ये जरूरी हो जाता है कि बीजेपी हर जगह पे राज्यों में भी आए और प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा सक्रिय होना चाहिए? इस पर आती हूं मैं, लेकिन जसबीर जी से सवाल ये बनता है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में उनकी पैनी नजर है इस वक्त। जसबीर जी, हमें ये बताएं कि इस वक्त हरियाणा की स्थिति को आप देख रहे हैं, बीजेपी की रिसर्जेंस की वहां पर बात हो रही है, वहां पर आप अपनी कैसी भूमिका देखते हैं, किंग के रूप में या फिर किंग मेकर के रूप में? मैडम, ऐसा है, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा प्रदेश में बता देता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहां थी वहीं खड़ी हुई है। ये पार्टी के पास मुद्दा नहीं है और यहां तक इनके पास आज तक अपना मुख्यमंत्री का नेता डिसाइड नहीं कर पाए। इनके पास केवल और केवल आज इनकी लड़ाई ये नहीं कि हमने हरियाणा को नंबर 1 बनाना है या हरियाणा में विकास करना है, कुछ नहीं है। इनके पास एक ही मुद्दा है, वो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। ये इनके लीडर से मेरी एक बार बात हुई, मैंने उनके पूछा कि आप ये पब्लिक में जाते हो, आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा है कि जिसके ऊपर आप वोट मांग रहे हो? भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी की तरह, मैं तो नई पार्टी ही उनको हरियाणा में कहूंगा, क्योंकि इन्होंने कभी भी 4-5 से ज्यादा का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया है। तो उनका जवाब, उनके पास कोई बड़ा जवाब नहीं था, उनका एक ही जवाब था कि हमारे पास अगर कोई मुद्दा है तो वो मोदी। अरे भाई, मैंने कहा मोदी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मुद्दा कैसे हो सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के पास स्वाय नरेंद्र मोदी के नाम के अलावा हरियाणा प्रदेश में कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में, सारा प्रदेश जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। आज कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग, क्षेत्रवाद और गुंडागर्दी, इतने सारे काली काल बाजारी इनके शासन काल में हुई कि अगर इनको धोते भी 10-15 साल लग जाएंगे, इनका जो है हरियाणा प्रदेश की जनता इनके पर विश्वास करने वाली नहीं है। ठीक, ये बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर जसबीर जी ने उठाया कि चाहे हरियाणा हो और महाराष्ट्र की भी स्थिति ऐसी लग रही है, एनके सिंह सर, कि जो 1 महीने पहले एक इलेक्शन ऐसा था कि हरियाणा की सिचुएशन आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, महाराष्ट्र की सिचुएशन प्रेडिक्ट कर सकते थे, अब वहां पे ना सिर्फ ये माना जा रहा है कि वोटर भी कंफ्यूज हो गया है, कई कॉर्नर, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये ना सिर्फ दोनों राज्यों में हेवी एंटी इनकम्बेंसी होगी, बल्कि क्या इसे वाकई मोदी के ऊपर भी रेफरेंडम माना जाएगा इन चुनावों को? देखिए, जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि इमीडिएटली जनरल इलेक्शन के बाद अगर परफॉर्मेंस कहीं ड्रॉप हो रहा है, तो जो एक सिंगल मुद्दे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था वो था नरेंद्र मोदी। तो अगर कहीं हो रहा है तो डिस्क्रेडिट भी उनको जाता है। ये एनालिसिस थी, इसकी वजह से इसका वजन बढ़ जाता है। इन दोनों स्टेट से, हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है, लेकिन वजन बढ़ जाता है इस इलेक्शन का, क्योंकि तब ये एक सीक्वेंस होगा कि नई उपचुनाव में भी हारे और यहां भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए, अगर ऐसा होता है। लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग है। मुझे बड़ा पैराडॉक्स देखिए इस प्रजातंत्र का, भारत का, कि एक में सिंगल लीडर पूरा वो कर रहा है, मैनेज कर रहा है, यूनि लीडर स्ट्रक्चर हो गया है, दूसरे में लीडरशिप गायब है। कांग्रेस में लीडरशिप का कंप्लीट वॉइड हो गया है, क्योंकि जब मेन ऑकेजन आ रहा है तो कांग्रेस के लीडर को जब वहां जाना चाहिए जिस शिद्दत के साथ, वो वहां नहीं पहुंच रहे हैं। और इधर बीजेपी में एक आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी हमें लगता है कि आप कम से कम स्टेट में सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पर लीडर तो उभारें। इतनी पुरानी पार्टी, अब तो कम से कम 24 साल हो गए, 34 साल, 1980 से अगर आप जोड़ें तो 34 साल हो गए। और वैसे अगर आप पूरा देखेंगे तो काफी लंबी वो है। कम से कम एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। तो स्टेट लीडरशिप आज क्यों ये वॉइड हो गया है? ये क्यों वॉइड हो गया? नरेंद्र मोदी का चेहरा ही दिखाना पड़ रहा है। सुधांशु जी, मोदी जी का चेहरा इतना ज्यादा क्यों दिखाना पड़ रहा है कि बाकी सारे लीडर, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, ना सिर्फ सीएम कैंडिडेट, जो सेकंड रंग लीडर्स हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, और बल्कि जो आपने हरियाणा में भी अगर उदाहरण लिया जाए, जो कंटेस्टेंट्स उतारे हैं, 40 से ज्यादा आउटसाइडर्स हैं। कुछ हफ्ते पहले वो मैदान में उतरे और बहुत सारे उसमें से भी डिसग्रंटल लौट हैं, और गठबंधन तोड़ने के आपके ऊपर आरोप अलग लग रहे हैं। तो
कोई तो वजह होगी कि सिर्फ आपने हरियाणा में भी अगर उदाहरण लिया जाए, जो कंटेस्टेंट्स उतारे हैं 40 से ज्यादा आउटसाइडर्स हैं, कुछ हफ्ते पहले वो मैदान में उतरे और बहुत सारे उसमें से भी डिसग्रंटल लौट हैं और गठबंधन तोड़ने के आपके ऊपर आरोप अलग लग रहे हैं। तो कोई तो वजह होगी कि सिर्फ एक पार्टी एकला चलो रे चल रही है और एक नाम पर, सिर्फ मोदी जी के नाम पर चल रही है और कोई मुद्दा नहीं है। और सुधांशु जी, इसका जवाब जो दीजिएगा आप थोड़ा सा सीरियस जवाब दीजिएगा। आपसे उम्मीद है कि पॉलेमिक्स में न जाके सीरियस जवाब दें। एनके सिंह जी, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये प्रश्न उठाया और क्योंकि इस चीज की गंभीरता आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं बड़ा गंभीर जवाब देना चाहता हूं आपको। जिस राज्य के अंदर 15 साल तक हम लोग सरकार के बाहर हों और जिस राज्य में आप कभी भी सत्ता में रहे नहीं हो, वहां पे समकक्ष नेता होते हैं। जैसे कि हरियाणा में हमारे पास बहुत समकक्ष नेता हैं, चाहे वो कैप्टन होंगे, चाहे वो गुजर जी होंगे हमारे, चाहे ये क्या कहते हैं अपना खट्टर जी होंगे, चाहे राव इंद्र जी, मतलब बहुत नेता हैं। प्रश्न है कि जब एक प्रशासनिक अनुभव के लिए आप किसी को चुनते हैं तो समकक्ष नेताओं में से किसी को चुनेंगे। अच्छा, हमारे पास महाराष्ट्र में नेतृत्व के नाम पे एक बड़ी हमें सहूलियत थी कि गोपीनाथ मुंडे जी का बहुत बड़ा कद था। मतलब आपका कहने का मतलब है मुंडे जी के बाद वहां पर कोई ऐसा नाम नहीं है जो इमीडिएटली आ सके। सुधांशु जी, मेरी मजबूरी है, माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है। मैं आपका बाकी का जवाब और प्रियंका चतुर्वेदी की भी उंगली उठ गई है, बाद में लेती हूँ। छोटा सा ब्रेक तुरंत है। 15 अक्टूबर को मोदी का मैजिक चलेगा, ये बड़ा सवाल है या नहीं चलेगा। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। सुधांशु जी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन सुधांशु जी ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, हरियाणा हो जहां पे हरियाणा जनहित कांग्रेस का आपने साथ छोड़ा, या फिर महाराष्ट्र हो शिवसेना तो अब तुलना अफजल खां के साथ कर रही है मोदी जी की। आखिरकार दुख में जिन्होंने आपका साथ दिया, इतने पुराने अलायंसेस में भी आपने सबको धोखा दिया, ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप इनमें जाने का भी समय इसलिए नहीं है कि सत्य सबको पता है। महाराष्ट्र में किन वजह से गठबंधन टूटा, मुझे उसको आज बयान करने की जरूरत नहीं है। और कह रहे मुंडे जी के बाद कोई नहीं था, उद्धव जी बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनने देते, अगर आपका इशारा वही है तो मैं वही बता दे दीजिए। देखो, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अगेन, महाराष्ट्र में एक से एक कुशल नेतृत्व है हमारे पास, चाहे वहां पे खट से हो, गोपीनाथ जी की लड़की हो, वहां पे देवेंद्र है, वहां पे विनोद तावड़े, मतलब कोई हमारे नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। रामविलास शर्मा जी हमारे हरियाणा में, बहुत लोग हैं। लेकिन मैंने कहा एक सबकक्ष है, समकक्ष में जब स्थिति आएगी उनमें से चुन के कोई भी नेतृत्व आ जाएगा। हमारे नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, विश्वसनीयता की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि संगठन में एक आस्था है, एक मजबूरी है। अच्छा, ये स्वाभाविक है कि जहां पे सत्ता रही होती मतलब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है, उसका एक कद बड़ा हो जाता है, उसलिए स्वाभाविक है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी सुधांशु जी, क्योंकि वक्त की कमी है, सभी का कमेंट चाहिए। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री लास्ट में हो जाएगी, लास्ट मिनट में महाराष्ट्र और हरियाणा में। जसबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जसबीर जी, मैं मैडम जी मित्तल साहब से बात पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तो उन्होंने बता दी, हरियाणा में क्यों गठबंधन टूटा, इस बारे में इनसे जरूर पूछिएगा कि हरियाणा में जो हजका और बीजेपी का गठबंधन था वो क्यों टूटा। मैं मित्तल साहब से इस बात का जवाब चाहता हूं। मित्तल जी एक लाइन में जवाब दे सके आप इस सवाल का तो मैं बतला देता हूं। इनसे पूछिए, इन्होंने हमारा गठबंधन पिछले विधानसभा में क्यों तोड़ा था, पहले इनसे पूछ लीजिए, फिर मैं ये भी बतला देता हूं इनको। जब ये प्रश्न कर रहे हैं सवाल में जवाब सवाल नहीं होता ना, जवाब दे दीजिए। में गठबंधन क्यों टूटा था? मित्तल साहब देखिए, ये गठबंधन के बारे में विधानसभा में आपका अन्यलों के साथ था। नहीं, हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन आज के डेट में हमारा गठबंधन, इसलिए पूछ रहा हूं। जवाब मित्तल जी ऐसा है, नहीं समझा नहीं, ये कौन सी पार्टी के हैं मैं समझा नहीं, कौन सी जनचेतना पार्टी के हैं, इनका अलायंस है एचजेसी के साथ, इसीलिए उन्होंने सवाल उठाया हरियाणा को देखते हुए। जी, हजका से आपने संबंध क्यों तोड़ा, ये सवाल है, गठबंधन क्यों तोड़ा? देखिए हजका पूछे, उनको पूछने का हक हो सकता है, आपको पूछने का तो कोई हक नहीं है। और आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी, ये पहले बतला दीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हमारा ऐसी थी जिनको कि हमें नहीं थी। सर हमने कांग्रेस क्यों छोड़ी? उनकी मांग मैं बता रहा हूं ना, उनकी मांग। सर मैं बता
मित्तल साहब, कांग्रेस हमने क्यों छोड़ी? क्योंकि कांग्रेस वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रहेगी, वो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस अब नहीं रहेगी थी, वो केवल और केवल हुड्डा कांग्रेस बन के रहेगी थी। केवल क्षेत्रवाद तक उनका विकास कार्य होता था, अपने मनचाहे लोगों को ही रोजगार दिया जाता था, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ी। उन्होंने अच्छा छोड़ना, मित्तल जी, उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी ये उन्होंने बता दिया, लेकिन आप ये कहीं ना कहीं उनकी साफ गोई है, लेकिन आज तक ये क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि शिवसेना के साथ आखिरकार आपने रिश्ता क्यों तोड़ा। आप एक लाइन में बता दीजिए, आखिरकार बोल दीजिए राज। मैं बता देता हूं क्यों तोड़ा। जो इनकी डिमांड थी वो डिमांड हमें स्वीकार्य नहीं थी। राजनीतिक स्थितियां और जमीन की परिस्थितियां जो थी उनके हिसाब से हम लोग जो मांग कर रहे थे उस मांग को अगर हम लोग स्वीकार करते तो हम लोग बिल्कुल ही हारने वाले थे। अभी भी खुल के नहीं बोल रहे हैं। लोकसभा में प्रदर्शन सामने दिख रहा था, लोगों के मन में उतर नहीं रहे थे। लेकिन प्रियंका जी, एक लाइन का क्लोजिंग कॉमेंट आपसे, बस एक लाइन का, कि आपकी स्थिति अब हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या होने वाली है? देखिए, मैं बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एनके सिंह जी का भी जवाब देना है। एनके सिंह जी ने एक मुद्दा उठाया कि नरेंद्र मोदी सब तरफ जाकर प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका सेम ऑपोजिट रिएक्शन था कांग्रेस को लेकर कि राज्य सरकारों में सीनियर लीडर्स क्यों नहीं आए हैं। तो जब हमने अगर कोशिश की है कि हमारे जो भी राज्य लीडर्स हैं, स्टेट लीडर्स हैं, हम उनको आगे बढ़ाकर, उनको चेहरा बनाकर इलेक्शन लड़ें, तो मुझे ये नहीं समझ में आता एनके सिंह जी चलिए ठीक है, वैलिड पॉइंट है, कष्ट क्या वैलिड पॉइंट है प्रियंका। दूसरी चीज मैं बस यही कहूंगी, माफ कीजिएगा प्रियंका, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आप सभी लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चाहे बीजेपी हो, लगातार ये कह रही है कि मोदी के साथ आगे चले, लेकिन कितनी ये जनता आगे चलती है मोदी के साथ, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जहां तक महाराष्ट्र की बात हो, हरियाणा की बात हो, अब डोरे हर कोई जा रहा है, पार्टियों में फ्लर्टिंग चल रही है, लेकिन आखिरी स्थिति क्या होगी इसका फैसला शायद 19 अक्टूबर को हमें पता चलेगा, जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी।